प्रवाह कैसे संभव है? जबकि 5 तत्व हो और पुरुष और नारी हो। यदि ये धरती नारी है तो पुरुष रूपी बीज पड़ता है, तभी अन्न उत्पन्न होता है, फल उत्पन्न होता है, सब्जी उत्पन्न होता है। तो फिर वही हुआ, जहां पुरुष और नारी है, जहां स्त्री और पुरुष है, स्त्री और विष्णु है, वही ये ऊर्जा का निरंतर प्रवाह चलेगा। वही सनातनता है। अन्य कोई भी सिद्धांत धारण करने योग्य नहीं है, इसलिए वो धर्म नहीं है। धर्म है कि ये ऊर्जा का प्रवाह न रुके, ये ऊर्जा का प्रवाह। दूसरी बात, प्रवाह नहीं रुकना। दूसरी बात, इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। सिर्फ ऊर्जा के प्रवाह न रुके यही चीज महत्वपूर्ण नहीं है, उसके गुणवत्ता को भी बनाए रखना। उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो अध्यात्म में पथ बताए गए हैं। गुणवत्ता दूषित कैसे होती है? ये कलिकाल के प्रभाव में। तो कलिकाल के प्रभाव में आकर हमारी ऊर्जा का प्रवाह दूषित ना हो या ऊर्जा का प्रवाह रुके नहीं। बहुत सारे ऐसे आए हैं जिसमें ये सिद्धांत नहीं माना जाता है। इसीलिए ये सारे विश्व में, हमारे समाज में या देश के, विश्व के अन्य भागों में भी जितनी आप विसंगतियां देख रही, उसका कारण और मुख्य कारण यही है। जेपी जी ने एक नाम देते स्त्री और जननी, जननी से आप अध्यात्म से भी जोड़ करके जिस तरह से आप देखें, तो ये जननी और स्त्री का जो विकासात्मक उन्होंने बात की थी, तो इसका विशालता क्या है? देखिए, हमने कहा कि सृष्टि को बनाए रखने के लिए, मानवता को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होना होता है। और ये ऊर्जा के प्रवाह को निरंतर कायम रखने के लिए जननी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीता है तो राम है, राधा है तो कृष्ण है, शिव है पार्वती है, शक्ति है शिव है। यही नहीं, अब प्रॉब्लम लोगों को कहां होती है? ये पुरुष और नारी सिर्फ पति पत्नी के रूप में नहीं है, जैसे गणेश और लक्ष्मी है। लक्ष्मी माता और पुत्र है साथ में, गणेश और लक्ष्मी माता पुत्र हैं साथ में। विसंगतियां कहां आती है? राक्षसों के खजांची है कुबेर, आप उसको भी डाल देते हैं। पैसे की आमदनी आपको जल्दी हो जाती है, लेकिन जीवन में संघर्ष, रोग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज भी साथ में घुसता है। ये आपके ध्यान में नहीं जाता है और आप कारण जीवन भर ढूंढते रहते हैं कि डायबिटीज क्यों हो गया, हाइपरटेंशन क्यों हो गया। तो जननी के रूप में है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज कि ये पिता और माता और पुत्र के रूप में भी है, पिता और पुत्री के रूप में भी है। तो जैसे गणेश है तो रिद्धि और सिद्धि भी है, गणेश है तो पार्वती भी है, गौरी गणेश भी है। तो ये जो है माता पुत्र के रूप में, भाई बहन के रूप में, जगन्नाथ जी में भाई बहन के रूप में है। तो एक शक्ति पुरुष की और एक नारी की शक्ति। जननी के रूप में लोगों को निश्चित रूप से श्रद्धा होती है, उनके प्रति आदर होता है और उनके भाव को हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत में जितनी चर्चा की, जितना महत्व दिया गया है, वो हम लोग सभी जानते हैं। पर एक बात जाने कि पुरुष और शक्ति सिर्फ पति पत्नी के ही साथ नहीं होते हैं, वो भाई बहन के रूप में, जैसे जगन्नाथ जी में, वो पिता माता और पुत्र के रूप में भी है, जैसे गौरी गणेश के रूप में, लक्ष्मी गणेश के रूप में है। तो इन सारी बातों को भी हम समझें। और जननी हमारे, चूंकि कहा गया है ना कि 3 ऋण होते हैं मनुष्य के मुख्यतः, और भी ऋण की चर्चा है, पर 3 ऋण होते हैं। कौन? पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। क्यों? क्योंकि अपनी जीवन दिया गया है, ये हमारा माध्यम हमारे पितर हैं, हमारे माता पिता हैं। और उसे माता का स्थान महत्व ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कष्ट का ज्यादा हिस्सा अपने नाम किया है। लेकिन पिता भी महत्वपूर्ण है। बिना यदि पुरुष या धरती, तो बिना बीज के पौधा नहीं होगा। तो कहीं कहीं पिता का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समय के साथ बचपन में, जिसे कहते हैं, जब तक बच्चा ये 18 साल से कम है या 12 साल से कम है, जीवन में उसके माता का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
पर एक बच्चा जैसे 12 साल के ऐसे आगे बढ़ना शुरू करता है, उसके जीवन में पिता का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रथम गुरु माता को कहा गया है, पर एडल्टहुड में पिता को गुरु माना गया है। पितृदेवो भव, पितृ को भी देव कहा गया है, पितृ को पिता को भी गुरु कहा गया है। तो माता चूंकि बचपन से उनसे इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसलिए जननी को हमारे समाज में, हमारे आध्यात्मिक पंथ में ज्यादा महत्व दिया गया है। यही पे एक बात ये ले लेते हैं कि जेपी जी के ही शब्दों में है, स्त्री के बगैर जीवन अधूरा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि नर और मादा, पुरुष स्त्री, पुरुष न हो स्त्री हो या स्त्री न हो पुरुष हो, तो जीवन तो अधूरा है। मैंने क्या कहा कि सृष्टि को कायम रखने के लिए नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। तो नर न हो सिर्फ मादा हो, या मादा न हो सिर्फ नर हो, तो जीवन तो अधूरा है। दोनों तरह से मादा यदि न हो, जीवन निश्चित रूप से अधूरा है। इसमें निसंदेह कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हमें समाज में दोनों को साथ लेके चलना है। जननी को महत्व देना है। क्यों? क्योंकि उनके कंधों पे समाज की जिम्मेदारियां खासकर शुरुआत के स्तर में ज्यादा हैं, और शुरुआत के स्तर में यदि अच्छे संस्कार पड़ते हैं तो बच्चा बाद में बिगड़ने की संभावना कम होती है। और इसीलिए जननी को ज्यादा महत्व दिया गया है, नारी को ज्यादा महत्व दिया गया है। अभी इस कड़ी में हम लोग बात कर लें जेपी की कर्म भूमि की, तो जेपी की कर्म भूमि की अब तक जो है कितना विशालता रहा है। जेपी ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, जेपी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया। उनके द्वारा सर्वोदय आश्रम चलाए गए, खादी विद्यालय चलाए गए। आप शेखों द्वारा आश्रम में ही देखिए, खादी विद्यालय से शुरू किया गया, फिर अन्य पहलुओं को शामिल किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ऐसा कोई 7 आयाम में से ऐसा कोई आयाम नहीं था जिसको उन्होंने टच नहीं किया। सारे आयामों को उन्होंने छुआ, और उनकी व्यवस्था भी की, सिर्फ छुआ नहीं, उनकी व्यवस्था की। खादी विद्यालय, खादी भंडार खोले गए। कई अन्य जगहों पे गांधी जी के नाम पे होंगे, पर हमारे बिहार में तो हम जेपी जी के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश जी के नाम से जानते हैं। खादी स्टोर खोले गए, जयप्रकाश जी के नाम से खादी स्टोर चलता है। ये शेखों द्वारा आश्रम के द्वारा संचालित भी होता है। उन्होंने संस्था खड़ी की, उन्होंने संस्था खड़ी की थी ईंट बनाने की भी, उन्हें संस्था खड़ी की थी साबुन बनाने की भी, उन्हें संस्था खड़ी की थी इसमें बोरिंग करने की भी, पंपिंग सेट लगाने की भी। उन्हें इन सारे पहलुओं पर भी जो समाज की उस समय की जरूरत थी, आवश्यकता थी, उन सारे पहलुओं को उन्होंने शामिल किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति सिर्फ राजनीतिक क्रांति हो गई, इससे बस संपूर्ण क्रांति मानी नहीं जाएगी। वो तो 7 में से एक है, बाकी 6 अन्य क्रांतियां हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ईंट लगाने की, ईंट बनाने की, साबुन बनाने की, कपड़ा बनाने की तो अभी भी चल रही है, और क्या कहते हैं पंपिंग सेट लगाने की, और स्वरोजगार के अन्य बहुत सारे चीज उन्होंने शुरू किए थे। बहुत सारे स्वरोजगार के उन्होंने पहलुओं को ध्यान में रखकर शुरू किया था। मेरा सिर्फ अभी वर्तमान सरकार से यही कहना है कि वर्तमान सरकार ने भी उनके काम को रिकॉग्नाइज किया है, उनको महत्व दिया है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। लेकिन जैसे रेलवे मंत्रालय ने एक चलाया है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, लेकिन संपूर्ण क्रांति के कितने आयाम हैं ये कहीं पे चर्चा नहीं है। आज के युवा, आज के बच्चे जो भी ट्रेन में सफर करते हैं, मेरी यह मांग है सरकार से कि वहां ट्रेन पे लिखा होना चाहिए, रेल पे लिखा होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम है और ये आयाम हैं। यदि ये आयाम लिखे होंगे तो उनके व्यक्तित्व के प्रति अनायास लोगों का ध्यान आकृष्ट होगा। कई लोगों के जिस आयाम में ज्यादा रुचि होगी, कई लोगों को किसी आयाम में कम रुचि होगी, तो उस आयाम को लोग छुएंगे, जेपी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जेपी को जानने की कोशिश करेंगे। और जब जेपी को पढ़ने जानने की कोशिश की रुचि कहां से जगेगी? जब वो जानेंगे कि इन्हें संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, पर संपूर्ण क्रांति है क्या, संपूर्ण क्रांति है क्या और इसमें कितने आयाम हैं, ये लोगों तक बात पहुंचे। उसका एक तरीका ये है
कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पर यह लिखा हुआ हो कि संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम। ये हुआ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। ये लिखा हो तो समाज के लिए कल्याणकारी होगा, जन कल्याणकारी होगा। यूं कहा जाए कि हमारी संपूर्ण क्रांति का कितना अंश अब तक दिख रहा है? संपूर्ण क्रांति का अंश समाज में जेपी के शब्दों में यदि कहा जाए तो मुझे भी निराशा है, और जो जेपी के मानने वाले थे, जानने वाले थे, जिन्होंने जेपी के पढ़ा है, जेपी के सिद्धांत को समझा है, उन्हें भी निराशा होगी। और इसीलिए मैं आज इन आयामों की चर्चा में कर रहा हूं। और मैं फिर कहता हूं, जेपी ने कहा था कि जब तक आध्यात्मिक आयाम को नहीं समझेंगे, बाकी अन्य आयाम कालांतर में फीके पड़ जाएंगे। और इसीलिए ये आध्यात्मिक आयाम को समझना चाहिए लोगों को। मैं आज की चर्चा का मैं मुख्य बिंदु जो लेके चल रहा हूं, इस आध्यात्मिक आयाम को तरह तरह से जनता को समझाने की, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो मैंने मांग रखी है सरकार से कि इस की आयामों का नाम का उल्लेख कम से कम होगा, तो जेपी की रचना को लोग पढ़ेंगे और इन आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जरूर 100 में से 10 लोग होंगे कि जिनका जीवन बेहतर होगा और ये एक जन कल्याणकारी कार्य होगा। इसीलिए मेरी पुरजोर मांग है सरकार से कि ये बात लिखी जाए कम से कम संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पे। उनका कर्मभूमि पर कितना डेवलपमेंट आप देखते हैं? कर्मभूमि उनकी शेखोदौर आश्रम रही। पटना में भी रहते थे, पर उन्होंने पटना में से लोगों का रहना और लोगों से मिलना जुलना था। पर उन्होंने उनका जो एक कहते हैं कि प्रयोगशाला आपको नवादा जिले में कौवाकोल ब्लॉक में शेखोदौरा में देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए हैं। बागवानी है, बगीचे हैं, खादी विद्यालय हैं। वहां रहने के, रह करके देखने की, वहां का वातावरण भी इतना सुखद और सुंदर है, इतना दमनशील है, इतना अच्छा है कि वहां जाते ही रहते हैं कि एक कहीं एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो देखने को मिलेगा। पॉजिटिव ऑरा क्यों देखने को मिलेगा? तो फिर मैं कहता हूं कि आध्यात्म का एक पहलू है, किसी के व्यक्तित्व को जानने का एक पहलू है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। यदि एस्ट्रोलॉजी की कसौटी पे भी, कुंडली की कसौटी पे भी जेपी को कसेंगे, तब पाएंगे कि वो क्यों सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। जो कुंडली जानते हैं या देखते हैं या जो थोड़ी जानकारी रखते हैं, उसकी विवेचना करें, मेरा यह आग्रह है। उनकी विवेचना करें, तब पाएंगे कि उनकी कुंडली और अन्य जो उनके समय के पहले के लोग हुए, उनकी कुंडली और जयप्रकाश नारायण की कुंडली में कितना फर्क था। कहीं उनके आसपास कहीं मेल ही नहीं खाएगा। इसीलिए कहता हूं, खासकर जो कहते हैं कुंडली में देते हैं अवकारा चक्र, लोगों को एक कुंडली के 12 घर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, यह अध्ययन की चीज है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कोई सामान्य शास्त्र नहीं है, इसको अध्ययन की आवश्यकता है। पर अवकारा चक्र लोग देखते हैं। उनका अवकारा चक्र देखिए जयप्रकाश नारायण का, और उनकी तुलना उनके समकालीन, उनके बाद के और उनके पहले के जो राजनेताओं से और कहते हैं व्यापारियों से या समाज के अन्य गणमान्य लोगों से कीजिए, तब पता चलेगा कि जेपी क्यों थे, जयप्रकाश नारायण क्यों थे। तब पता चलेगा सही मायने में, असली मायने में। यदि उनका व्यक्तित्व कृतित्व पे बात चल रही है तो उनके जीवन के बारे में बताई जानी चाहिए कि उनका कब जो है जन्म हुआ, कब वो कालांतर हुए। देखिए, इस विषय पे कई सारे आजकल कहते हैं कि नेट का जमाना है, गूगल पे देखते हैं। तो कब जन्म हुआ, इसे मैं याद है इसलिए मैं बता सकता हूं। 2 नवंबर को जन्म हुआ उनको। हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है। कर्म प्रधान है, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप जेपी की तरह मन को चंगा रखें, समाज को स्वच्छ करने के लिए
समाज को बेहतर करने के लिए, जन कल्याण के लिए मन में कोई अवसाद या मन में कोई विसंगति, मन में कहीं इंक्लिनेशन या कहते हैं डिक्लिनेशन या कहीं झुकाव नहीं होना चाहिए। समभाव से जनता को देखें, समाज को देखें, स्वच्छ मन से और बिल्कुल भेदभाव रहित मन से देखें समाज को, तब जेपी के विचार को आप समझ पाएंगे। और जेपी का मन इतना स्वच्छ क्यों था, जैसा मैंने कहा कि कुंडली की तुलना अन्य लोगों से करें कि अन्य इतने विवादित क्यों हैं और जेपी विवादित क्यों नहीं है, तब बात समझ में आएगी, उनके व्यक्तित्व को आप समझ पाएंगे। तो एक छोटे से परिचय के साथ इसको समापन करेंगे। छोटा सा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं वासी हूँ ही नवादा जिले का पकरीवाना ब्लॉक में डुमरामा एक गाँव है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे दादाजी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह उनके निकट सहयोगी थे। निकट सहयोगी ही नहीं थे, ये विद्यालय आश्रम शेखोदोरा आश्रम के संस्थापक सदस्यों में से थे और जो खादी विद्यालय चलाया गया उस खादी विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य थे। यूं कहा जाए आज के जमाने में कि शेखोदोरा के प्रथम प्रधानमंत्री थे चंद्रिका प्रसाद सिंह। मुझे उनका पौत्र होने का गर्व और सौभाग्य हासिल है, इसलिए मुझे जयप्रकाश नारायण बहुत पसंद है। और पसंद होने का कारण जब मैंने उनको डिटेल में पढ़ा, उनके आध्यात्मिक पहलुओं को पढ़ा, तो मैं उनके आसपास किसी को देखता ही नहीं हूं। जो विवाद में घिरे हुए आज के स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी के अगुआ हैं, उनसे मैं तुलना करता हूं, आध्यात्मिक तुलना, तो मैं कहीं पाता ही नहीं हूं। और ये उनके प्रति जो मेरा लगाव को और बढ़ाता है। मैं पेशे से चिकित्सक हूं और मैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूं। मैं अभी काशी में ही रहता हूं, बनारस में रहता हूं और मेरा घर डुमरामा है, पकरीवाना नवादा जिला में, बिहार का निवासी हूं। तो मुझे वहाँ आने जाने का भी मौका मिलता है। मैं बचपन में वहाँ जेपी का निवास जो कदम कुआं में है वहाँ भी रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को स्मरण करके मैंने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद कई लोगों को होता है ना कि ये व्यक्तित्व बहुत मज़ेदार नहीं है, पर मैंने जितना पढ़ा, जितना समझा, मुझे उतना ही मज़ा आया। और मैं इसीलिए कहता हूँ उनके विचारों और सिद्धांतों का प्रसारण जन जन तक आज की तारीख में होनी चाहिए। And press the bell icon.